हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज का ये वीडियो है एडिटेरिया 5000 वाले बुक्स में दिया हुआ विषयवार स्मरणीय तथ्य एवं संग्रह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है। आप इसे देखकर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। स्मरणीय तथ्य को 5 भागों में लेकर आएंगे। आज के भाग में है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के मास्टर वीडियो। इसके बाद आधुनिक भारत, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान के मास्टर वीडियो भी आएगा। इसी बुक का प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर लोड किया जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कि भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा में। एक ही कब्र के साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। और जो अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 2 जगह से है, कालीबंगा से एवं लोथल से। युग समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग समाधियां भी और अग्निकुंड दोनों कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा था, जबकि हड़प्पा में दफनाने की प्रथा था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था बनावली से। और अगला है उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। बैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था कहाँ था? धौलावीरा में। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम कोल्डिहवा से, जबकि कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यब। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया था धातु वो तांबा था। अनाज में जौ हो जाएगा और धातु में तांबा हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? भोपाल में। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदा में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा? किसने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी? ये पिग्गट ने कहा था। अगला सेक्शन इसमें क्या है स्मरणीय तत्व में? प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन कौन थे? जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। चारवाक के प्रवर्तक थे चारवाक। और वैशेषिक के प्रवर्तक थे कनाद। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो बादरायण थे। अब देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक जो संप्रदाय हैं उसके संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय बेटली पुत्र। भौतिकवादी के हैं पकुथ कच्चायन। घोर अक्रियावादी के हैं पूरन कश्यप। ये 4 संप्रदाय के संस्थापक सब हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न आजीवक के संस्थापक कौन है और अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया हुआ है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगला देखते हैं यजुर्वेद के कुछ प्रमुख पॉइंट।
इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों में है। अगला है सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्तरी कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। वेदों की संख्या कितना है? 4। और वेदांग की संख्या 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्मरणीय तथ्य बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे पे ज्ञान प्राप्त हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिए और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब आइए 4 जो बौद्ध संगीति हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? राजगीर में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और किनके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली और उसके अध्यक्ष थे सबाकामी। शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 और जो शासनकाल था वो अशोक का था तृतीय संगति में। चतुर्थ संगति 98 ईस्वी में हुआ था कुंडल वन में हुआ था और अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और जो शासनकाल था वो कनिष्क का था। अब देखते हैं नेक्स्ट जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त हुआ। रिजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुआ। नेक्स्ट टाइम महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से और जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे वो उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। जैन संगीतियाँ भी 2 हुई है। प्रथम जो हुआ है वो 300 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और उसके अध्यक्षता थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति हुआ है 512 ईस्वी में। स्थान जो था वो वल्लभी था और उसके अध्यक्ष थे श्रमा श्रवण। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने किससे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था बिंबिसार ने। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। जो अपना वैद्य था राजवैद्य जीवक, उसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। कुनिक उपनाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने किया था। उदायीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया।
कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। नेक्स्ट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट है महाजनपद एवं उसकी राजधानी। देख लेते हैं कौन कौन से है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। अंग का चंपा था। अवंती का उज्जैन था। बज्जी का वैशाली था। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती था। काशी का राजधानी वाराणसी था। पंचाल की राजधानी अहिच्छद था या काम्पिल्य था। पंचाल की राजधानी अहिच्छद या काम्पिल्य था। वत्स की राजधानी कौसंबी था। चेदी की राजधानी शक्तिमती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का राजधानी हाटक था। सूरसेन का मथुरा था। अस्मक का पोटली था और गंधार का तक्षशिला था। ये 16 महाजनपद की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है, देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। मुद्रा राक्षस जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुए वो अशोक हुए। 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी पर बैठा कौन? अशोक। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कब आक्रमण किए थे? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुक्मिणदेही है। सबसे छोटा रुक्मिणदेही और सबसे लंबा 7वां है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अराम्का लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा थे वो कनिष्क थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत किया, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो 78 ईस्वी में शक संबंध का प्रयोग हुआ था उसका वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यूज किया जा रहा है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ।
और प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ भी कनिष्क ने कराया था। अगला है, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश ने किया था और कुषाण काल में ही सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, ब्राह्मणिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने और अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का संस्थापक थे सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन ने इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की। अगला है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो 10 कुमार रचित के लेखक हैं दंडी, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे और इस वंश की राजधानी जो थी वो तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। चोल वंश की स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख व्यवस्था थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी थी मान्याखेत। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अंगमोग वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने ही किया था। अगला है पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना की गई कलहन के द्वारा में। नेक्स्ट है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक था जो भीम सेकेंड था। चलिए युद्ध देख लेते हैं। तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। परिणाम रहा चौहान विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध उसके 1 साल बाद 1192 में हुआ। गौरी एवं पृथ्वीराज
चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय रहा। चंदावर का युद्ध हुआ 2 साल बाद 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ। अब अभिलेख के बारे में जान लेते हैं कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्र दामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। मदसौर अभिलेख नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगला देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन की नींव ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली के कुबत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश जो पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान ए चहलगामी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली शुरू किया। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसने? बलबन ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अगला है खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों की नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। यानी नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। जो मुबारक खिलजी है उसे नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया है। कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु इसने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। इबन इसी के शासनकाल में मोरक्को की यात्री इबन बतूता भारत आया था। किसके अर्थी में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। अगला है ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमुआदार कहा जाता है। नेक्स्ट है विभाग और उससे संबंधित सुल्तान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में से प्रश्न देखने को मिलता है।
दीवान अर्ज बलबन ने चलाया था। दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। और दीवान इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान अर्ज बलबन, दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक थे खीज खां। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया था सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं को रचना की थी। अगला है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। अब विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। इस वंश के जो शासक बुक्का बन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और देवराय बन के शासन काल में इटली यात्री निकोली कांटी विजयनगर आया था। देवराय सेकेंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था और देवराय सेकेंड को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। जग बेटकर की संज्ञा देवराय सेकेंड को दी गई है। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य के काल में बहुत सारे पुर्तगाली यात्री भारत आए थे। नेक्स्ट है इसके शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अगला है मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर थे। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की भी उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत की प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी जिसकी फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी तुर्की भाषा में लिखी थी जिसकी फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। अब बाबर के युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा जिसमें बाबर विजय हुआ। खानवा के युद्ध 27 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया राणा सांगा एवं बाबर के द्वारा जिसमें बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर विजय हुआ। घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 में लड़ा गया अफगानों एवं बाबर के बीच जिसमें बाबर विजय हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा युद्ध ये हर एक साल में हुआ। 1526, 1527, 1528, 1529 में। अगला है बाबर की उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा की युद्ध जो 1531 ईस्वी में लड़ा था और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था हुमायूं ने। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की।
शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला एक कुहना नामक मस्जिद की भी स्थापना किया। अगला देखते हैं अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी के कलानौर में। 14 फरवरी 1556 ईस्वी के कलानौर में अकबर का संरक्षक था बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुई। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह ने। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था वो बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बासावान एवं अब्दुर समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय में दसवंत, बसावान एवं अब्दुर समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। यह नगाड़ा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया अकबर ने। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। आइए अब देखते हैं अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति किया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना किया 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन इलाही का जो स्थापना हुआ वो 1582 ईस्वी में। इलाही संबंध की जो शुरुआत हुआ अगले साल 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के जो विशिष्टाद्वैतवाद थे, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य जो द्वैतवाद थे, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जो शुद्ध द्वैतवाद थे, सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य जो द्वैतवाद थे। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता कौन कौन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे नरसिंह देव प्रथम ने, जबकि कांची का कैलाश मंदिर किए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मामल्लपुरम का तट मंदिर किए थे नरसिंह वर्मन तृतीय ने। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने। उड़ीसा का लिंगराज ययाति केसरी ने किए थे। अगला है न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जहांगीर के बड़े पुत्र है खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अशोक के कौसंबी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे जहांगीर के काल में। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद उल दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था। म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके उपरांत इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का और भगवत गीता एवं रामायण को भी फारसी में अनुवाद कराया दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है।
शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। अब युद्ध देख लेते हैं। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ, जिसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। देवराई का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। ये सारे उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। अगला है मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में कराया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख धर्मगुरु 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारी नियुक्त थे। नेक्स्ट है, इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियार को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोखले ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। अगला है, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई संधियाँ। सूरत की जो संधि हुई 1775 ईस्वी में हुआ। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ। और सालाबाई की संधि जो हुआ 1782 में हुआ। बसीन की संधि 1802 में हुआ। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ। राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुआ। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुआ। पूना की संधि भी 1817 ईस्वी में हुआ। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। अगला है, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर बाबा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव वन। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। कुछ प्रमुख युद्ध देखते हैं। खेड़ा के युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ 1728 ईस्वी में हुआ बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के मध्य। और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 तक। इसके बाद सालबाई की संधि की गई। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला, जो देवगांव की संधि पर जाकर समाप्त हुआ। और तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 19 में चला। पेशवा पद की यहाँ पे समाप्त कर दी गई। जो आंग्ला और मराठा युद्ध हुआ उसमें सलबाई की संधि पहला में, द्वितीय में देवगांव की संधि और तीसरे में पेशवा पद की समाप्ति कर दिया गया। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मुगल सम्राट में सौथ एवं सरदेशमुखी था, करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से और मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। नेक्स्ट है, स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध को जो संस्थापक थे सादत खां, ये स्वतंत्र राज्य हो गया। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां ने किया। कर्नाटक को सादुतुल्ला खां ने। हैदराबाद को चिनकिलिज खां एवं निजामुल मिल्क ने। भरतपुर को चूड़ामन एवं बदन सिंह ने। ये सब स्वतंत्र राज्य हो गया मुगलों से और इसके संस्थापक बने ये सब। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह।
लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांसारा, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुखसियार, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, क्योंकि उसके बाद नादिर शाह ने लेके चला गया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरकालीन मुगल काल में कौन कौन से शासक रहे और कब कब तक रहे। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, 1 सालों तक, फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक, और जो आलमगीर सेकेंड था वो 1754 से 1759 ईस्वी तक। शाह आलम सेकेंड था 1759 से 1806 ईस्वी तक, और अकबर जो है वो 1806 से 1837 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर जो थे 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये था प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत इडुटेरिया बुक जो है 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए स्मरणीय तथ्य से। इसके अगला पार्ट आधुनिक भारत जल्द ही आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।